Okay, so first let's have some multiple choice questions on whatever we have studied in the previous class. ठीक है? So आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. दिख रहा है सबको? Okay. Now I'm going to give you a poll and you have to answer ABC options, right? तो आपके क्विज सेक्शन में आपके पास पोल आएगा एंड आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है. Which one is the correct answer? So here is your poll. Most of you have given the correct answer. So first generation में हमारे पास यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स और सेकेंड जनरेशन में यूज होते हैं transistors. Very good. So transistors are used in second generation of computers. Which one of these is not an output device? इसमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, सो चार डिवाइसेस यहाँ पर मेंशन्ड हैं, उसमें से एक आपका आउटपुट डिवाइस, मतलब तीन आपके आउटपुट डिवाइस हैं, एक है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो कौन सा है? हियर इज योर पोल. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें क्यों गलती कर रहे हो? कुछ ने किया है प्लॉटर, एक बच्चे ने प्रिंटर भी किया है. बेटा कैसे? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ऑल थ्री आर योर आउटपुट डिवाइसेस, है ना, जिससे हमारे पास आउटपुट आता है, जिससे स्क्रीन पे कुछ शो होता है, जिससे पेपर पे कुछ प्रिंट होता है, वो आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं. स्कैनर इज योर इनपुट डिवाइस, जिससे हम कोई भी पेपर को स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में ला सकते हैं. ठीक है, दैट इज सेड टू बी इनपुट डिवाइस. स्कैनर हो गया वो आपका. ठीक है. Okay, next question. A collection of computers connected with each other to share information is called what? क्या कहते हैं उसको हम? Out of the given options, what do we call a collection of computers? Here is your poll. So it is computer networks. Most of you gave the correct answer. So when we connect a number of computers together so that they can share information and resources, that is called computer network. Next is, which of the following is an example of storage device? इसमें से कौन सा वाला आपका storage device है? Which of these is a storage device? Here is your poll. सो कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, है ना. कंफ्यूज हो गए सब, कुछ कुछ ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने फिर भी सही दिया है. सो इट्स ऑल ऑफ दीज. ठीक है, कॉम्पैक्ट, फ्लॉपी, मैग्नेटिक, सारे के सारे आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ऑल ऑफ दीज आर स्टोरेज डिवाइसेस. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? जो हम मेमोरी को काउंट करते हैं, तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस सबसे बड़ा साइज कौन सा है? जीबी, केबी,
MB या फिर TB? And here is your poll. इस क्वेश्चन पे तो ऑल करेक्ट आंसर आना चाहिए. सो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेराबाइट. टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ा होता है. सो GB stands for gigabyte, KB is kilobyte, MB is megabyte and TB is टेराबाइट. ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा इसका बताओ, चलो लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए. अ क्वाड कोर सिस्टम हैज डैश प्रोसेसर्स. एक क्वाड कोर सिस्टम में कितने प्रोसेसर्स होते हैं? क्वाड कोर, नाम से ही पता चल रहा है. एक क्वाड कोर प्रोसेसर में कितने प्रोसेसर्स होते हैं? Okay. So after you answer this question, we'll start with softwares. हमने कंप्यूटर हार्डवेयर किया है यूनिट 1 में. यूनिट 2 है आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद दैट. देखो 1 वाला सिंगल प्रोसेसर होता है ना. डुअल का मतलब होता है 2 प्रोसेसर्स. ट्रिपल वाला कुछ होता नहीं है. एंड देन वी हैव क्वाड कोर जिसमें 4 प्रोसेसर्स होते हैं. सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड. So this is your Taran, Shreyang and Tabish. So Taran, Shreyang and Tabish are on the top 3 position on the leaderboard. Well done. So ये जो leaderboard है, this is as per your number of correct answers. आप में से mostly के सही थे and the time you took to answer the questions. ठीक है. So अब मुझे फटाफट से बता दो चार्ट में कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है. What do you mean by software? MCQs तो आते नहीं है बेटा एग्जाम में. ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछा. You don't get MCQs in your exam. क्या बात है हर्षद, आपका कैसा गया? ओके, सो इजी था. ग्रेट. सो अभी हमारे पास क्या है? वी हैव द टर्म सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट यूनिट में आपने हार्डवेयर पढ़ा, सेकेंड यूनिट है सॉफ्टवेयर, ठीक है. सो हार्डवेयर में हमने देखा कि व्हाट आर दी हार्डवेयर डिवाइसेस, जिसमें आपके इनपुट डिवाइसेस थे, आउटपुट डिवाइसेस थे, स्टोरेज डिवाइसेस थे एंड प्रोसेसर्स थे, ठीक है. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज अ विजुअल प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू डेवलप एप्स. हाँ, यू कैन से एप्लीकेशंस. गुड मोनिका. सो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, which is used to complete a specific task. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत सारे कोड्स इकट्ठे होते हैं जिन्हें हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं एंड दे वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. ये नॉन टेंजिबल होता है, मतलब आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर है. जैसे ये नोटपैड है, तो अगर मेरे पास नोटबुक है तो नोटबुक तो मैं पकड़ सकती हूँ, लाइक दिस इज अ नोटबुक, आई कैन होल्ड इट, सो दिस इज हार्डवेयर. लेकिन नोटपैड को तो मैं नहीं पकड़ सकती, आई कांट होल्ड इट, बट आई कैन यूज इट. तो वो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. सॉफ्टवेयर आपके 2 तरह के होते हैं. वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो पूरे सिस्टम के टास्क को मैनेज करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को मैनेज करता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास होते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, एंड जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. So we have these 2 type of application softwares. अब ये जो टर्म है
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो आप विंडोज यूज करते हो, iOS यूज करते हो, एंड्रॉइड सिस्टम्स यूज करते हो, ये सब क्या है? दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर को आपस में जो कनेक्ट करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैं अगर अपने टच पैड से कहीं पे भी पॉइंटर ले जाके क्लिक करती हूँ तो मैं कहाँ क्लिक कर रही हूँ, उससे क्या होगा, वो कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आप कोई की प्रेस कर रहे हो तो अब मेरे पास 4 विंडोज ओपन है, कौन सी विंडो में वो की प्रेस का इफेक्ट आएगा, कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, फिर आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं काम करने के लिए। कैसे काम करने के लिए हेल्प करते हैं? जैसे कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर। ठीक है, आजकल तो वैसे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर अपने डिफेंडर काफी स्ट्रांग आते हैं, फिर भी आप एंटीवायरस यूज कर सकते हो। दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। ठीक है, आपके पास डिस्क फ्रेगमेंटर की हमारी डिस्क है, उसकी कंप्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा स्पेस जो यूज नहीं हो रहा उसको इकट्ठा एक तरफ कर दो और खाली स्पेस को एक तरफ कर दो, डी फ्रेगमेंटर कहते हैं उसको। बट आजकल ये सब इंटरनल ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपने एक्सटेंशंस यूज कर सकते हो जिन्हें हम प्लगइन्स या एड ऑन्स कहते हैं, जो वेब ब्राउजर्स के साथ यूज हो सकते हैं। आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। अब जैसे अगर आपने एक नया प्रिंटर लिया तो उस प्रिंटर के साथ एक ड्राइवर आएगा, है ना। अगर मैं ये पेन टैब यूज कर रही हूँ तो पेन टैब के साथ एक ड्राइवर होगा। पहले जमाने में सीडीज आती थी ड्राइवर्स की, तो हम सीडी के थ्रू ड्राइवर्स इंस्टॉल करते थे। आजकल सीडीज का सिस्टम ही नहीं है, सब कुछ इंटरनेट से होता है, एवरीथिंग इज देयर ऑन द क्लाउड, है ना। तो अगर आपने कोई डिवाइस लिया है तो वो आपको ये कहते ही नहीं कि भैया ये सीडी डालो और डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करो। आपको एक लिंक दे दिया जाता है, उस लिंक पे क्लिक करते हो ड्राइवर डाउनलोड हो जाता है और वहीं से इंस्टॉल हो जाता है ना। बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो हर चीज आपकी वहां पर अवेलेबल है, राइट। और वहीं से आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेज हो जाते हैं और उनका मेन काम है हमारे कंप्यूटर को हेल्प करना ज्यादा बेटर तरीके से काम करने में। ठीक है, सो यूटिलिटी मतलब सिस्टम को यूज करने में आपके पास क्या चीज होती है? आई विल रिफ्रेश बेटा, एक सेकेंड रुको। Okay, so we were talking about software, system and application. अभी हमने डिस्कस किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाट आर योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास कैटेगरी आती है किसकी? आपके पास आते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? सो जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड का मीनिंग क्या है? जनरल पर्पस तो जैसे अब आपके पास ये नोटपैड है ना, इसमें हम टाइप कर सकते हैं, वो कोई भी यूज कर सकता है। पावर पॉइंट है, अब पावर पॉइंट को एक बच्चा भी यूज कर सकता है। ठीक है, जस्ट टू हैव फन विद एनिमेशंस। बीइंग स्टूडेंट्स आप यूज कर सकते हो टू मेक प्रेजेंटेशंस। बीइंग एन एम्प्लॉय पर्सन कैन मेक प्रेजेंटेशंस टू रिप्रेजेंट अ बिजनेस आइडिया, है ना। देन एजुकेटर्स कैन यूज PPTs for presenting their tutorials, right? So हर चीज के लिए आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बन सकते हैं। जनरल पर्पस हर कोई अपने हिसाब से यूज करेगा लेकिन यूज कर सकता है। So everybody can use as per their need and requirement. That's general purpose. तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, फिर आपके पास जीमेल हो गई, वेब ब्राउजर हो गया, ये सब जनरल पर्पस है। एनीबडी कैन यूज फॉर सॉल्विंग देयर पर्टिकुलर ऑप्शन। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में ना हो तो उससे ऐसा कुछ नहीं होता कि कंप्यूटर काम नहीं करेगा, है ना। अगर मेरा विंडोज उड़ जाए तो हम ऑन ही नहीं कर सकते, हमें विंडोज री इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी कंप्यूटर ऑन होगा। लेकिन अगर आपका पावर पॉइंट नहीं है, उड़ जाए मतलब नॉट उड़ जाए मतलब डिलीट हो जाए, है ना। सो पावर पॉइंट अगर मेरा रिमूव हो गया, install हो गया, तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक प्रेजेंटेशन, बट मैं रेस्ट ऑफ कोई भी काम कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर आई वांट एक्सेप्ट मेकिंग अ प्रेजेंटेशन बिकॉज आई डोंट हैव पावर पॉइंट और एनी अदर सॉफ्टवेयर जो मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता हो। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक किसी कंपनी के लिए बनाए जाते हैं। अब जैसे मान लो HDFC बैंक है, उनके पास अपना पूरा सॉफ्टवेयर है जो अंदर उनका सब कुछ मैनेज कर रहा है। अब वो उन्होंने कंपनीज को पे करके स्पेसिफिकली HDFC की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनवाया। ठीक है, या जैसे हमारी ऐप है, एजुकेशनल एप्स हैं, तो आप अगर अपनी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी एक अलग से ऐप क्रिएट कर रहे हैं
करवा रहे हो, ठीक है, तो वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होगा। तो जो किसी की नीड्स के बेसिस पे, किसी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक्सक्लूसिवली बनाया जाता है, उसे हम कस्टमाइज या स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो जनरल सॉफ्टवेयर है मार्केट में, ठीक है, वो किसी की नीड के लिए नहीं बनाया, वो एक जनरल यूसेज है जो कोई भी यूज कर सकता है, उसके लिए बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अब जिसकी मर्जी है वो उसको यूज करे, ठीक है, वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। फाइन, क्लियर है ये चीज? तो ये तो दो क्लासिफिकेशंस हो गए। अब इसमें आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है काफी कुछ, हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, हमारे पास इसमें एक और चीज आती है जिसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं। वो भी एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। और लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हम क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरी। कैन यू टेल मी कौन कौन सी कैटेगरीज में होती है? किस किस को याद है? आपने एंट्रेंस के लिए भी पढ़ा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं? इन हाउ मेनी फॉर्म्स आई कैन क्लासिफाई अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लो लेवल, हाई लेवल, एंड सी इज द ओनली लेवल जो मिडिल लेवल में आती है, ठीक है। सी के लिए देखो, बेस्ट कंपाइलर एज पर नाउ इज जीसीसी। आज की डेट में जो यूज होता है वो जीसीसी है, बट पुरानों में से अगर देखोगे तो टर्बो इज वेरी गुड। सो वी हैव लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। लो लेवल में आपकी सिर्फ सी है, सॉरी, मिडिल लेवल में सिर्फ सी है। लो लेवल में आई हैव बाइनरी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल में हमारे पास बहुत सारी हैं, सी प्लस प्लस, कोबोल, बेसिक, पास्कल, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस आपको पता है ऑलमोस्ट वो सब इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, लो लेवल लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा फीचर होता है कि वो मशीन डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है, देखो, एज पर अगर आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन करो तो मिडिल लेवल एज सच एग्जिस्ट नहीं करता तबिश, ठीक है। मिडिल लेवल सिर्फ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सी इज बोथ प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। अगर हम क्लासिफिकेशन ही सिर्फ दो ले रहे हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल, और आपको उसमें से सी को रखना होगा, तो आप सी को हाई लेवल में रखोगे, ठीक है। बट जब हम मिडिल लेवल की बात करते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन फ्रेंडली भी है और सिस्टम फ्रेंडली भी है, तो सी इज द ओनली लैंग्वेज विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। बट इफ यू आर हैविंग ओनली टू क्लासिफिकेशन, आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ सी लो लेवल है या हाई लेवल है, तो आप उसको हाई लेवल कहोगे। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि लो लेवल और हाई लेवल के जो मेजर दो फीचर्स है ना, लो लेवल क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर उसका कोड कुछ और हो सकता है और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर उसका कोड कुछ और हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबका बाइनरी स्ट्रक्चर अपना अलग अलग होता है। और ये जो है, ये है मशीन इंडिपेंडेंट। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि वो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप अगर सी का प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप इंडिया में लिखो, ऑस्ट्रेलिया में लिखो, यूके में लिखो, एप्पल पे लिखो, विंडोज पे लिखो, लिनक्स पे, सेम ही रहेगा ना, प्रोग्राम थोड़ी चेंज हो जाएगा। सी में फिर भी एक आधे चेंजेस होते हैं, पाइथन जावा वगैरह में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। सो मशीन इंडिपेंडेंट, देन इट इज डिफिकल्ट टू लर्न। लो लेवल लैंग्वेज को सीखना मुश्किल काम है, ठीक है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है और हर कंप्यूटर के लिए अलग सीखनी पड़ेगी। दिस वन इज इजी टू लर्न एंड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इट इज इजी टू लर्न एंड इट इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ठीक है। सी के ये फीचर्स तो इसी से मैच करते हैं, बट सिंस वो प्रोग्रामर फ्रेंडली है, हमारे लिए सीखनी आसान है और मशीन के लिए भी इजी है, तो हम उसको कह देते हैं कि मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज विच इज बाइनरी। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है, विच इज जीरोस एंड वंस। बाइनरी लैंग्वेज तो ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को सीधे सीधे समझ आ जाती है, ठीक है। हमने ये कहा कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज विच इज लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। सो नो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड। कोई ट्रांसलेशन हमें नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। सो वी डोंट नीड एनी ट्रांसलेशन इन दैट।
लेकिन जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, वी यूज निमोनिक्स। So in assembly language we use mnemonics. Mnemonics क्या होता है? Symbols which are used to represent the commands. ठीक है, we use special symbols जो कि commands को represent करते हैं, जिन्हें हम mnemonics कहते हैं। तो हम binary codes use नहीं करते, rather we use mnemonics. तो अगर आपको बाइनरी में एक कमांड लिखनी है, आपने लिखा 1100 1010 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सो ये है 10, ये है 15 और मान लो ये कोड है ऐड के लिए। सो ये मैंने किस में लिखा है, बाइनरी में, ये मेरा प्रोसेसर डायरेक्टली समझ लेगा। लेकिन ये मैंने लिखा है निमोनिक्स में, कॉन्स्टेंट्स में, तो ये नहीं समझ सकता प्रोसेसर। सो यस, तविश इज राइट, वी नीड अ ट्रांसलेटर जिसको हम असेंबलर कहते हैं। So we need a translator here, which is called assembler, which will convert my assembly language program into मशीन लैंग्वेज। तो बाइनरी के लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो लिखी जाती है उसके लिए भी हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, विच इज कॉल्ड असेंबलर, विच जनरेट्स योर बाइनरी कोड विच इज फर्दर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो तो ऑब्वियसली कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसलेटर, जो कि कन्वर्ट करता है उसको बाइनरी लैंग्वेज में। इन एनी केस कोड कोई भी हो, जब तक बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जो कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज है उसको सोर्स कोड कहते हैं, जो बाइनरी वाला है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड इज कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेटर्स हाई लेवल लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं, वी हैव डन दिस एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस आल्सो, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। किसी को याद है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? हाउ योर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज डिफरेंट? एनीबॉडी रिमेंबर? बताओ, अगर कोई जूम पे है और बोलना चाहता है, स्पीक, इफ यू वांट टू स्पीक अप द आंसर यू कैन स्पीक इट अप। Interpreter checks the code or converts the code line by line. Compiler translates the whole code at once. So दोनों का काम कन्वर्ट करना ही है। बस मेजर डिफरेंस ये है कि अगर इंटरप्रेटर करेगा तो वो पहले फर्स्ट लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर सेकेंड लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर थर्ड लाइन, और कंपाइलर उसको एज अ होल करता है। ठीक है, कंपाइलर इज फास्टर, इंटरप्रेटर स्लो है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर को रैम में ज्यादा स्पेस चाहिए होती है क्योंकि उसको रैम में अपना पूरा कोड रखना पड़ता है। एक्यूरेसी तो कम नहीं होती आदित्य, बट हाँ इट नीड्स मोर मेमोरी। ठीक है, सो कंपाइलर नीड्स मोर मेमोरी एंड इंटरप्रेटर नीड्स लेस मेमोरी इन रैम एट द टाइम ऑफ वर्किंग। ठीक है, सो कंपाइलर reads and converts the whole program in one go. It reads and convert the program to binary language line by line. So this one performs the operation line by line. This is faster. This is comparatively slower. This needs more RAM to work क्योंकि जो भी प्रोसेसर यूज हो करता है उसको पूरे को हमें रैम में रखना पड़ता है, लेकिन इसमें एक टाइम पे एक ही लाइन रखने की जरूरत है, सो इट्स नीड्स लेस रैम। एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेजेस यूजिंग कंपाइलर आर सी, सी प्लस प्लस, जावा तो वैसे दोनों यूज करती है, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, पाइथन, बेसिक, जावा, बिकॉज जावा हैज बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यूसेज, राइट? सो ये डिफरेंसेस हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के, जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये हो गया। सो ये तो हो गया आपका बेसिक लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं। अब हमें इस यूनिट में और जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, सम बेसिक थ्योरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन वी विल बी डूइंग प्रैक्टिकल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम डॉस एंड लिनक्स की कुछ कमांड्स करेंगे।
एंड लैब में हम MS ऑफिस करेंगे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। ठीक है, बट आज हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में थ्योरेटिकल। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमने कहा, इट इज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द इंटरफेस वी हैव टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक होता है CUI, एक होता है GUI। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दीज टू? नो तो आपको है, मतलब पता तो आपको है, बट याद है क्योंकि ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। CUI की फुल फॉर्म क्या होती है और GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? What is the full form? CUI, GUI is graphical user interface. Very good. What is CUI? What is CUI? It is character user interface या console user interface भी बोल देते हैं कभी कभी. So character user interface means we have to type everything. जो भी हमारी commands होती हैं, we need to type them. ठीक है? So commands have to be typed. We type all the commands and then they work. GUI is graphical user interface where everything is represented in the form of images, है ना? आपके पास आइकन्स हैं, आपके पास बहुत सारी और चीजें हैं जिसके थ्रू आप ऑप्शंस को शो कर सकते हो. So this is character user interface and that is graphical user interface, right? अच्छा, अब आप एक काम करोगे. I'll be back in a minute. You have to tell me till then कि कोई भी 3 वेब ब्राउजर्स के नाम लिखो. कोई भी 3 वेब ब्राउजर्स के नाम. Wait a minute. कोई भी 3 वेब ब्राउजर्स के नाम और कोई भी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम. ठीक है, I'll be back in a minute. Very good. ठीक है. सो क्रोम, ओपेरा, सफारी, लिनक्स, विंडोज, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है iOS. ठीक है, सो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए. ठीक है, ऐसे ही कितने यूजर्स एक टाइम पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे कि डॉस, यूनिक्स. सिंगल यूजर का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा बैठ के काम कर रहा है या 2 लोग एक कंप्यूटर में काम कर रहे हैं. ठीक है, सिंगल यूजर का मतलब है कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस चलेगा. मल्टी यूजर का मतलब है एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स आपके चल सकते हैं. सो मल्टीपल प्रोसेसर्स कैन वर्क एट द सेम टाइम. दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो सिंगल यूजर मीन्स ओनली वन टास्क कैन बी डन एट अ टाइम. मल्टी यूजर मीन्स मल्टीपल टास्क कैन बी डन एट द सेम टाइम. हाँ जी, हु रेज्ड हैंड? डाउट है किसी को? ठीक है, क्लियर है? ये बहुत ही बेसिक सी टर्म्स है. फाइन. अब आपके सिलेबस में जो है हमारा आगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वी हैव दी कमांड्स ऑफ डॉस. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपकी कौन सी जॉब जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है ना?
प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब आपका प्रोसेसर किस किस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। देन आपके पास होता है डिस्क मैनेजमेंट, आपकी हार्ड डिस्क में कौन सी चीज कहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, आपकी रैम कैसे मैनेज हो रही है, किस तरह से वो रैम को इफेक्टिवली यूज कर रहा है, वो आता है मेमोरी मैनेजमेंट में। डिवाइस मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंटर, मतलब कोई भी डिवाइस चाहे वो प्रिंटर हो स्कैनर हो, वो किसको अलॉट है, कौन सा प्रोसेस उसको यूज कर रहा है। देन आपका यूजर ऑथेंटिकेशन कि जो वैलिड यूजर्स हैं वो ही हमारे कंप्यूटर को यूज कर सकें, दैट कम्स अंडर यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये सारे क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यू शुड नो दैट ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे जाकर आपको 5th सेमेस्टर में एक पूरी सब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो यू विल बी हैविंग 100 मार्क्स सब्जेक्ट विद थ्योरी एंड लैब, सो 200 नंबर होगा।